नमस्कार बच्चों, आइए आज अगला क्लास हम लोग लेते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ये सब के बारे में पढ़ा था। आप बताइएगा, कोशिका से मिलके क्या बनता है? ऊतक से मिलके अंग से मिलके और अंग तंत्र से मिलके जीव। ठीक है। अब अगर कोशिका के आधार पर देखा जाए तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। या तो कोशिका के आधार पर हो सकता है कि एक कोशिका हो, कोई जीव जो हो वह एक कोशिकीय हो सकता है, या हो सकता है कि बहुकोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो। यानी कहने का मतलब कि कोशिका के आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के जीव होते हैं। वैसे जीव जिनमें बस एक कोशिका होती है, एक कोशिका के द्वारा ही अपना सारा काम करते हैं, वह जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और वैसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिका हो तब वह जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे हम लोग में बहुत सारे कोशिका है तो हम लोग बहुकोशिकीय में आ गए। तो जो भी जीव आपको अपनी नंगी आँख से स्पष्ट रूप से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है तो वह स्पष्ट रूप से बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिका जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे अमीबा हो गया, क्या हो गया? अमीबा। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। डायटम हो गया, स्टारफिश हो गया, बहुत सारा स्टार जेली हो गया, बहुत सारे जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो फेमस क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ। अमीबा कौन सा जीव है? क्लेमाइडोमोनास कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव। क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा अगर पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव है कि नहीं, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इंग्लिश में भी इसे अमीबा ही बोलते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और डायटम भी एक कोशिकीय जीव है, और बहुत सारे जीव हैं। ठीक है। मैं एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास भी एक याद कर लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास। हाँ, आप लोग की एक ड्यूटी रहेगी कि जितने भी जीव है उनको जाके, अभी तो सभी बच्चों को मैं यहाँ इमेज के थ्रू नहीं बता पाऊँगा, जितने भी जीव हैं मोबाइल पे या कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा कि अमीबा देखने में कैसा होता है। अमीबा का आकार बदलते घटते रहता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अगर पूछेगा कि अमीबा का आकार निश्चित होता है, नहीं, अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको 9th क्लास में भी। तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। यह अगर मान लीजिए कोई भी एक कोशिकीय जीव है, तो अब बहुकोशिकीय के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पहले एक कोशिकीय के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी एक कोशिकीय अगर जीव है तो वह खाना कैसे खाता होगा? जैसे अमीबा हो गया, तो यह खाना कैसे खाएगा? यही एक कोशिका जीव से, यह एक कोशिका है, इसका क्या है? यह है इसका एक कोशिका है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका भोजन रखा हुआ है, तो यह क्या करेगा? धीरे धीरे अपने कुटपाद की मदद से, इसके पैर होंगे तो पैर को क्या बोलते हैं? इसे कुटपाद। पैर को क्या बोलते हैं? कुटपाद। तो अपने पैर के मदद से, कुटपाद की मदद से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि यह अमीबा धीरे धीरे करके यहाँ आ गया। यह अमीबा कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यह अमीबा अगर यहाँ पे आ गया तो फिर यह अमीबा अपना आकार छोड़ेगा और इस भोजन को अपने चारों तरफ से ग्रहण कर लेगा। तो अमीबा का आकार बदल गया। तो अमीबा का आकार जैसे जैसे भोजन के अनुसार, खाने के अनुसार अपना आकार बदलते रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अमीबा का आकार बनाइए, तो कैसे भी आप ऐसे कुछ भी कर दीजिएगा, यह क्या हो गया? अमीबा हो गया। ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण कर लिया। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अपना, क्या उनके पोषण के लिए विशिष्ट अंग होते हैं? नहीं, कहीं से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है। जहाँ भोजन दिखाई देगा वहाँ से अपने पूरे कोशिका को खोलेगा और वहाँ से जाके पूरा भोजन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? पोषण जो हो गया, मैंने बताया था कि सजीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, फिर परिवहन होता है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो यह सब जितना चीज़ होता है इसमें भी होगा, क्योंकि यह सजीव है।
एक कोशिकीय जीव भी क्या है, सजीव है, तो इसमें होगा। और जितना भी चीज़ पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन मतलब कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ढोना, तो परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया मतलब खराब चीज़ को बाहर निकालना, यह सारी क्रिया एक कोशिका के द्वारा ही होती है इसमें, ठीक है। और किस क्रिया के द्वारा होती है, तो विसरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब किसी को अगर विसरण समझ में नहीं आ रहा है तो विसरण आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, विसरण और परासरण, मेरा वीडियो आ जाएगा। तो विसरण क्रिया जो है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जो भी चीज़ होता है, पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में पोषण किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। एक कोशिकीय जीव में श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। उत्सर्जन किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। अगर कुछ भी पूछे किस क्रिया द्वारा होता है तो विसरण क्रिया द्वारा। समझ में आ गया। तो एक कोशिकीय जीव में विसरण क्रिया द्वारा यह सब होता है, ठीक है। अपने जो भी भोजन ग्रहण करेगा, बाहर निकालेगा। अब निकालने के लिए कोई अंग विशेष नहीं होता है, कहीं से भी, मान लीजिए यहाँ से अब इस निकालना है तो यहाँ से अपना भोजन रास्ता खोलेगा और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकल जाएगा। जब यह बाहर निकल जाएगा तो फिर यह अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। समझ में आ गया। तो यह एक कोशिकीय जीव का संरचना हो गया। कोई दिक्कत। तो अमीबा, पैरामीशियम, डायटम और क्लेमाइडोमोनास ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है मैंने बता दिया, क्योंकि पोषण क्यों बताया, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है पोषण। तो एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होगा, तो पोषण कैसे होगा, कहीं से भी, एक कोशिका है, जैसे मान लीजिए कोई भी गोलाकार रचना होती है, एक कोशिका है, भोजन दिखा, वहाँ पे अपने कुटपाद की मदद से पहुँचा और भोजन को दबोच लिया और भोजन को ग्रहण करके इसी में भोजन में पचाएगा अपने। तो अंदर बहुत सारे एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम, पचाने के लिए। तो बहुत सारे एंजाइम होता है, यह भोजन को पचा देगा और पचाने के फलस्वरूप जो भी इसका श्वसन होगा, फिर परिवहन होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो परिवहन क्रिया भी होगी, फिर बाहर निकालना है तो उत्सर्जन भी होगा, सभी काम होगा, लेकिन किस क्रिया के द्वारा होगा, विसरण क्रिया के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं। तब तक ये नोट कीजिए। तो कोई भी एक कोशिकीय जीव में पोषण किसके द्वारा होता है, किस क्रिया के द्वारा, श्वसन किस क्रिया के द्वारा, एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, डायटम, यह सब हो गया। अब बहुकोशिकीय जीव हो गया। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या आता है कि बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं बहुत सारी होती है। क्या सभी कोशिका एक ही प्रकार की होती है, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका है क्या सभी कोशिका एक प्रकार की होती है, कोशिका का आकार क्या एक ही प्रकार का होता है, तो कोशिका का आकार भी अलग अलग होता है और सभी कोशिका एक प्रकार की नहीं होती। जैसे श्वसन की कोशिका अलग होगी, पोषण की कोशिका अलग होगी, माने पाचन तंत्र की कोशिका, तो यह सब की कोशिका सभी चीज़ की अलग अलग होती है। तो बहुकोशिकीय जीव में मैंने पढ़ा दिया कि पोषण एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है। अब बहुकोशिकीय जीव में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। देखिए, तो बहुकोशिकीय जीव में हम लोग आ जाते हैं। तो पोषण जो होता है, पोषण है क्या, पहले पोषण है क्या, तो पोषण है, मैंने बताया था कि जो भी भोजन में पोषक तत्व है उसको ग्रहण करने की एक विधि है। तो वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। समझ में आ गया। देखिए, तो पोषण मैं जो बोल रहा हूँ, यूट्यूब के बच्चे क्या करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वह बात आप कॉपी पर लिख लेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ और आप लिख लीजिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। अब पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। स्वपोषण मतलब साफ समझ में आ रहा है, स्व मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं। स्वयं जो पोषण करता है मतलब खुद अपना भोजन बनाता है। खुद भोजन बनाता है मतलब किसी पर आश्रित नहीं रहता है। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो हो गए, एग्जाम्पल में क्या हो गया, पेड़ पौधे। अब देखिए ध्यान से, पेड़ पौधे कौन सा पोषण करते हैं, पेड़ पौधे, आवाज़ तो नहीं दो लोग सुना, अगर समझ में आवता तो समझ में नहीं क्या आवत, हाँ समझ में आवता तो आवाज़ दो लोग, ना तो ये मत बुझिए लोग कि यूट्यूब पे बात हम ना बोलब।
क्लास खराब मत कर लोग, अगर याद बा तो बोल लोग, नइखे बोल जात तो हम ये बढ़िया समझा देब अभी। तो पेड़ पौधे कौन सा पोषण करते हैं? स्वपोषण। पेड़ पौधे कौन सा भोजन? स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण करते होंगे तो इनमें सभी पोषक तत्व तो ये ग्रहण करते होंगे, ठीक है। स्वपोषण करते हैं पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कैसे अपना स्वपोषण करते हैं यह बताएंगे हम लोग, यह पढ़ेंगे अभी। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वायुमंडल से क्या लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी से क्या लेते हैं? पृथ्वी से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेते हैं। जब दोनों चीज मिल जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब यह दोनों चीज मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और ग्लूकोज किसका रूप है? वसा का रूप है कि कार्बोहाइड्रेट का कि विटामिन का? किसका रूप है? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जब रूप है तो यहाँ से क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए, उस वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल क्या है मैं अभी समझा रहा हूं आपको। क्लोरोफिल एक वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है? वर्णक 3 प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे में वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। 9th क्लास में है। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। तो पेड़ पौधे में जो लवक पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? हरा। पेड़ पौधा में सभी पाए जाते हैं लवक, लेकिन हरे वाले भाग में कौन सा लवक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। हरे वाले भाग में क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यह पत्ती हो गई, यह क्या हो गया? पत्ती। मान लीजिए यह पत्ती हो गई। अब यह पत्ती है, पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक पत्ती है और पत्ती के अंदर में क्या पाया जाता है? कौन सा लवक? क्लोरोप्लास्ट। यह आपकी पत्ती हो गई और यह हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और प्लास्ट को क्या बोलते हैं? लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो लवक 3 प्रकार का, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह पेड़ पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, रंगहीन भाग में। क्रोमोप्लास्ट रंग, फूल का रंग जो होता है, जैसे यहाँ लाल रंग है फूल का, तो फूल का रंग लाल रंग किस लवक की वजह से? क्रोमोप्लास्ट। किस लवक की वजह से? क्रोमोप्लास्ट। देखिए लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, एक क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट। पेड़ पौधे में पूछे कितने प्रकार के लवक? 3 प्रकार के। एक, दूसरा, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूल पत्ती में रंग आता है। क्या आता है? रंग। विभिन्न रंग आप देखते होंगे, कोई फूल पीला है, कोई फूल लाल है, तो पूछेगा कि फूलों का रंग किस लवक की वजह से? क्रोमोप्लास्ट। फूलों में रंग किस लवक की वजह से? फूलों में अगर पेड़ पौधे का हरा वाला भाग है तो हरा भाग किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट। हरा वाला किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट। हरा वाला के भाग में पाया जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन भाग में पाया जाएगा। किस भाग में? रंगहीन। रंगहीन कहने का मतलब है जैसे जड़ हो गया, जड़ में कोई भी रंग नहीं होता है तो यह रंगहीन हो गया। तो पूछेगा कि जड़ में कौन सा लवक पाया जाता है? जड़ में पाया जाने वाला लवक। अगर पूछेगा हरा, पेड़ पौधे के पत्ती में कौन सा लवक पाया जाता है? और फूलों का रंग किस लवक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट। समझ में आ गया? तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर होता है। पत्ती के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक होता है। वर्णक उसे बोलते हैं जो रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट हरा वाला भाग में पाया जाता है, लेकिन हरा वाला भाग में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल।
जब पत्ती की संरचना कल के वीडियो में आपको मिलेगा तो पत्ती की संरचना में समझ में आएगा कि क्लोरोफिल पत्ती के किस भाग में होता है। पत्ती अच्छे से कल हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यह क्या हो गया, पूरा पत्ती हो गया, पत्ती के अंदर क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गया, क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। अब देखिए पत्ती हो गया, पत्ती के अंदर कहीं क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। समझ में आया, क्लोरोफिल है। अब देखिए क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक, इंग्लिश में इसे पिगमेंट बोलते हैं। वर्णक है, वर्णक उसे बोलते हैं जो कोई रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल जहां भी रहेगा वह हरा रंग देगा। वह कहाँ क्या देगा, हरा रंग। यह क्लोरोफिल जो है कैसा रंग देगा, हरा रंग देगा। समझ में आया, हरा रंग देगा। अब देखिए हम लोग के शरीर में खून का लाल रंग किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक है, वह वर्णक आगे, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। वर्ण कहीं भी लिख दिया इसका मतलब क्या होता है, रंग। तो हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। कैसा वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है। वह जहां भी रहेगा किसी चीज को लाल कर देगा। तो खून में रहता है तो लाल कर देता है। ऐसे ही क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक है, हरा रंग का वर्णक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि यह प्रकाश संश्लेषी पत्ती को बोलते हैं, कहाँ लिखी, दिखाई देता है क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग। अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी, ये हो गया है, इसे रफ कर दे रहे हैं। पोषण दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ये हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वपोषण में पेड़ पौधा आया था। पेड़ पौधा खुद अपना भोजन बनाता है। कैसे भोजन बनाता है, वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पृथ्वी से क्या लेता है, जल और खनिज लवण। सूर्य की उपस्थिति में, बिना सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनेगा, सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति क्यों जरूरी है, जल को तोड़ने के लिए। जल जो होता है H2O, उसे आता है सूर्य दो भाग में तोड़ देता है, और जब दो भाग में तोड़ देता है तो वह अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। तो जल को तोड़ने के लिए सूर्य की जरूरत है। क्लोरोफिल की जरूरत क्यों है, क्लोरोफिल रहेगा तभी रंग को, वह प्रकाश को अवशोषित करेगा। समझ में आ गया, क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश को अवशोषित करेगा। यानी क्लोरोफिल की जरूरत क्या है, प्रकाश को अवशोषित करना इसका काम है। समझ में आ गया। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना किसका काम है, क्लोरोफिल का। सूर्य का प्रकाश को अवशोषित क्यों करता है, जल को तोड़ने के लिए। ठीक है, C6H12O6 बन गया, फिर जल बनता है और फिर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। समझ में आ गया। तो यह हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित करते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधा किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में इसे बोला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पौधा क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फिर जल बनाता है और फिर ऑक्सीजन देता है। ग्लूकोज बनाता है, फिर जल बनाता है, फिर क्या देता है, ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। और उसके बाद आप यह अभिक्रिया लिख देंगे, प्रकाश संश्लेषण हो गया। समझ में आया। तो प्रकाश संश्लेषण मैंने बता दिया, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, इसके द्वारा, इसके बाद देखिए मैंने बताया कि पत्ती के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, प्लास्ट को बोला जाता है लवक, प्लास्ट को लवक बोला जाता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट, जहां प्लास्ट लगेगा वहां लवक होगा। और क्लोरोफिल को हम लोग बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, लवक लिख दिया मतलब प्लास्ट वाला बोल रहा है। हरित लवक किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। और पर्णहरित, पर्णहरित मतलब, पर्ण मतलब क्या होता है, पत्ता, और हरित मतलब हरा। पत्ता हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल। तो पर्णहरित नाम किसका है, क्लोरोफिल का है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग बताइए, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। अब बताइए पूरा में अंग कौन सा था, पत्ती अंग था। अंग क्या था,
पत्ती था, तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है? पत्ती। यानी प्रकाश संश्लेषी किस अंग से होता है? पत्ती से। समझ में आया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? देखिए अंग हो गया, अब क्या पूछेगा? अंगक। प्रकाश संश्लेषी पूछेगा लेकिन पूछेगा अंगक किसे बोलते हैं। देखिए जैसे ये हाथ हो गया तो शरीर का एक अंग हो गया, और अंग से छोटा भाग अंगक होता है। जैसे पूरे हाथ में यह कलाई है, तो कलाई हाथ का छोटा भाग है, तो इसे हम अंगक बोल सकते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? अंग बोल सकते हैं। तो अंग से छोटा क्या होता है? अंगक। अंग से छोटा क्या होता है? अंगक। तो पत्ती ये अंग हो गया, इससे छोटा यानी इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? क्लोरोप्लास्ट को। अंगक किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अंगक किसे बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। देखिए पहले प्रकाश संश्लेषी अंग हो गया पत्ती, अंगक हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इकाई मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। अब प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ देगा, यानी कि सबसे छोटा क्लोरोफिल है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है यह क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई। समझ में आया? प्रकाश संश्लेषी इकाई। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिए ध्यान से। अगर हम पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है रोहित? पत्ती। अब प्रकाश संश्लेषी अंगक कमल? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? अब प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ देगा, मतलब सबसे छोटा किसे कहा जाता है? क्लोरोफिल को। समझ में आ गया? अगर हम पूछेंगे हरित लवक, लास्ट में लवक लग गया, मतलब क्लोरोप्लास्ट का नाम है, और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का नाम है। वर्णक पूछेंगे कि पेड़ पौधे में कौन सा हरा भाग में कौन सा वर्णक पाया जाता है? वर्णक मतलब रंग देता है, तो वर्णक कौन सा हो गया? क्लोरोफिल। समझ में आ गया? वर्णक क्या हो गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जहां रहेगा कौन सा रंग देगा? हरा रंग। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? अंगक किसे कहते हैं? और प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, इसे अच्छे से नोट कीजिए पहले। समझ में आया? अब बताइए कि पेड़ पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ग्रहण करते हैं? मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं? कौन सा गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। सूर्य की उपस्थिति मतलब जब यह क्रिया हो रही है तब। ठीक है। अब आपसे अगर पूछेगा बताइए कि क्रोमोप्लास्ट पौधे के किस भाग में पाया जाता है? फूलों के रंग प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी एक अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? अब प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव में मैंने बताया कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपोषण जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए थे। अब एक क्या हो गया? परपोषण। एक क्या हो गया? परपोषण। परपोषण वैसा पोषण जो दूसरे पर आश्रित होकर ग्रहण किया जाता है। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित है। जैसे अगर फसल में गेहूं होगा तभी हम लोग खाएंगे, चावल होगा तभी खाएंगे हम लोग, यानी कि पेड़ पौधे पे हम लोग आश्रित है, मिलेगा तब हम लोग ग्रहण करेंगे। तो हम लोग दूसरे पर आश्रित है, तो हम लोग किस में आ गए? परपोषण में। तो अच्छे से परपोषण को पढ़ना है। स्वपोषण मैंने पढ़ा दिया। हरे पौधे कौन सा पोषण करते हैं? हरे पौधे। चलिए ठीक है। अब परपोषण के बारे में देखते हैं। परपोषण क्या होता है कि परपोषण में वैसे जीव, परपोषण का मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, वह प्रक्रिया क्या? वह प्रक्रिया जिसमें जीव खुद भोजन न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। वह प्रक्रिया आपको आपके बुक में यह परिभाषा लिखा हुआ है परपोषण का। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव खुद भोजन नहीं बना के दूसरे पर आश्रित रह के भोजन ग्रहण करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब परपोषी क्या हो गया? वह जीव, पोषी एक जीव होता है, तो वह जीव जो खुद भोजन न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहता है, वह जीव क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। तब परपोषण और परपोषी में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब देखिए परपोषण तीन प्रकार का, जो दूसरे पे भोजन ग्रहण करता है, इसमें भी तीन जीव होते हैं। एक जीव होता है जो मृत जीवी होता है, ग्रहण करता है,
मृत जीवी मतलब मरे हुए भोजन से अपना भोजन ग्रहण करता है, मृत जीवी पोषण। एक क्या होता है, मृत जीवी पोषण, पहला। दूसरा हो गया परजीवी पोषण, दूसरा क्या हो गया, परजीवी पोषण। और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ध्यान दीजिए, पर पोषण 3 प्रकार के, पर पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक मृत जीवी, मृत जीवी आपने देखा होगा कि कोई जानवर जब मर जाता है तो छोटे छोटे कीड़े उसको खा के गला देते हैं, तो वह मृत जीवी हो जाते हैं। मतलब मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करना। कोई जो मृत जीवी पोषण में क्या होता है, मृत जीवी में होता है कि यह मान लीजिए जानवर मर गया है, मृत मतलब क्या हो गया, मर गया है, तो छोटे छोटे जीव आते हैं, छोटे छोटे, और आके इसे, छोटे छोटे जीव आके इसे सड़ा गलाकर पूरा खत्म कर देते हैं। तो यह जीव, जो छोटा सा जीव आया और इसे ग्रहण कर दिया, यह जीव क्या कहलाता है, यह जीव कौन सा पोषण करता है, मृत जीव पोषण। मरे हुए भोजन का पोषण कर रहा है तो मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण में कौन कौन सा आता है, देखिए, मृत जीवी अपघटक का काम कर रहा है। मृत जीवी जो होते हैं, मृत जीवी यानी कि मृत जीवी कहने का मतलब है वैसे जीव जो मरे हुए शरीर पर आश्रित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, वह मृत जीवी पोषण करते हैं। तो मृत जीवी जो होते हैं वह अपघटक का काम करते हैं। अपघटक मतलब तोड़ना, अपघटक मतलब क्या होता है, तोड़ने वाला। तो अपघटक का काम कौन सा पोषण में होता है, मृत जीवी पोषण में। तो क्वेश्चन पूछेगा, वह बताइए मृत जीवी अपघटक होते हैं कि नहीं होते हैं, अपघटक। अपघटक किसे कहा जाता है, मृत जीवी को, मतलब सड़ा गला के नष्ट कर देना, अपघटित कर देना, तोड़ देना। समझ में आ गया, तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। अब मृत जीवी क्या आ गया, परजीवी। आगे मृत जीवी के एग्जाम्पल अभी लिखेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। परजीवी आ गया, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में। परजीवी मतलब, पर मतलब दूसरे पर होता है, और जीवी मतलब जिंदा रहना, दूसरे पर आश्रित रह के जीवित रहना। यहाँ मृत शरीर के पर जीवित रहना और यहाँ दूसरे पर आश्रित रह के जीवित रहना, इसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे आपने पेड़ पौधे पे एक अमर बेल को देखा होगा जो क्या बोलते हैं, लटका लटका सा रहता है, और वह क्या करता है, खुद भोजन नहीं ग्रहण करता है। वह पेड़ पौधा जो भोजन बनाया उसी में से भोजन ग्रहण कर लिया, खा लिया, खुद अपना भोजन ग्रहण नहीं किया, वह दूसरे पेड़ पौधे पर जाकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह पेड़ पौधा है, यह अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, यह आया अमर बेल, और अमर बेल आके कहीं इस पे चिपक जाएगा, और यह जो भोजन ग्रहण किया इसी भोजन में से अपना भोजन खाएगा, खुद भोजन नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार के जीव को क्या बोलते हैं, परजीवी, यानी दूसरे पर जिंदा रहने वाला परजीवी बोलते हैं। तो वह जीव, वह पोषण या पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो होता है दूसरे, स्वयं भोजन नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रह के भोजन ग्रहण करता है। समझ में आ गया, दूसरे पर जाके चिपक जाएगा और उसका बनाया हुआ भोजन खाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल है अमर बेल। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमर बेल। पेड़ पौधे में आपने लटका लटका सा देखा होगा बहुत सा, तो वह क्या होता है, अमर बेल होता है। अब प्राणी संपोषण क्या हो गया, वह अब एग्जाम्पल हम लिखवाएंगे अभी। प्राणी संपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो होता है प्राणी जैसे प्राणी मतलब हम लोग हो गए, प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग के एक विशिष्ट अंग है, मुंह से ही खाना खा रहे हैं, तो एक जिस जीव में खाने के लिए एक विशिष्ट अंग होता है और प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है, प्राणी के समान भोजन पाचन करता है, तो वह पोषण कौन कहलाता है, प्राणी संपोषण। यानी कि हम लोग प्राणी संपोषण में आ जाएंगे। मनुष्य हो गया, जो गाय हो गई, भैंस हो गई, यह सब क्या आ जाएगा, प्राणी संपोषण में। तो प्राणी संपोषण आपको समझ में आ गया, वैसा पोषण जिसमें जीव जो होता है प्राणी के समान भोजन ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है, प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे पर आश्रित रहकर दूसरे के सहारे भोजन ग्रहण करता है, परजीवी पोषण। और वैसा पोषण जिसमें जीव मृत शरीर से भोजन ग्रहण करता है, कौन सा पोषण हो गया, मृत जीवी पोषण। समझ में आया, इतना पहले लिखिए, फिर आपको एग्जाम्पल अभी लिखवा रहे हैं कि मृत जीवी पोषण का एग्जाम्पल कौन सा है, इतना लिखिए पहले। देखिए, मृत जीवी पोषण में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है कि मृत जीवी पोषण जो होते हैं, कुछ कवक होते हैं। कुछ कवक कहने का मतलब क्या है कि पूरे सारे कवक मृत जीवी पोषण में नहीं, मृत जीवी पोषण नहीं करते हैं, कुछ कवक करते हैं। समझ में आ गया। बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ कुछ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु।
बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। समझ में आ गया? तो कुछ जीवाणु देखिए मृत जीवी पोषण भी कर रहा है और कुछ जीवाणु क्या कर रहा है? परजीवी पोषण भी कर रहा है। तो मृत जीवी पोषण बैक्टीरिया, कुछ कवक, प्रोटोजोआ, यह सब क्या होता है? मृत जीवी पोषण करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। परजीवी पोषण में अमरबेल लिखा था मैंने, फिर गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, यह सब जीव का नाम है। कुछ जीवाणु जो होते हैं परजीवी पोषण भी करते हैं। समझ में आ गया? और प्राणी संपोषण में मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे बोल रहे हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वह सब क्या हो गया? प्राणी के समान जो भोजन ग्रहण करता है प्राणी संपोषण हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ आज आप नोट कीजिएगा और फिर कुछ रिवीजन करके अगला क्लास अब कल करेंगे। अब बताइए आज की क्लास से अब बताइएगा जो मैंने पढ़ाया है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में कल अच्छे से पढ़ेंगे। क्लोरोफिल में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल में कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यह सब इसमें तत्व पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है, लिख लीजिएगा। क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी मैग्नीशियम के वजह से अब पूछता है कि हरा रंग जो होता है ना, इसी मैग्नीशियम के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल में किस तत्व के कारण हरापन आता है? मैग्नीशियम। किस तत्व के कारण हरापन आता है? मैग्नीशियम। ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल में किस तत्व के कारण हरापन आता है? मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम के कारण हरा रंग होता है। अगर पूछेगा क्लोरोफिल में कौन सा होता है जो पोषण ग्रहण करने में मदद करता है? प्रोटीन देता है नाइट्रोजन। प्रोटीन वोटीन ग्रहण करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा तत्व? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। समझ में आ गया? हरा रंग किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। इसके बारे में हम लोग अच्छे से अब कल पढ़ेंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।